So we'll start with next chapter, that is magnetic materials, and it is a very simple chapter. ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, quite simple thing. तो मैग्नेटिक मटेरियल्स में सबसे पहला टॉपिक है टॉर्क एक्टिंग ऑन मैग्नेटिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. तो टॉर्क एक्टिंग ऑन मैग्नेट, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेट मतलब मैग्नेटिक डाइपोल, क्योंकि मैग्नेट के पास भी दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. तो अगर आपको याद होगा, आई टोल्ड यू कि आपके टेक्स्ट बुक का अप्रोच ओवर सिंप्लीफाइड अप्रोच है, जिसमें आपको सिर्फ ये बोल दिया है कि हमको पता है, वी नो दैट टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज पी बार क्रॉस ई बार एंड देयरफॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन मैग्नेटिक डाइपोल इज एम बार क्रॉस बी बार. लेकिन अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया डिराइव, तो डिराइव कैसे करोगे? तो आई हैव गिवन यू एन अप्रोच, और मैंने आपको ये भी बोला था कि नोट्स में मैंने जानबूझ के इंटेंशनली वो दिया नहीं है, सो दैट यू शुड आल्सो वर्कआउट. तो यहाँ पे एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, एंड एज यू ऑलरेडी नो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली गोज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. मैग्नेटिक डाइपोल मतलब बार मैग्नेट इन शॉर्ट. तो हमारे पास एक बार मैग्नेट है विच इज in this external field. So we have a bar magnet. So we have a bar magnet which is in this external magnetic field. ऐसा है. यहाँ पे हमारे पास एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है. So it will experience a force F, and you should know this is equal to pole strength into magnetic field. यहाँ पे भी एक फोर्स लगेगा, फोर्स इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड. साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ लेते हो नेगेटिव. So by definition, what is torque? Torque is magnitude of one of the forces into perpendicular distance between the two forces. तो याद रखो, ये आ गया आपके पास एक्सिस ऑफ मैग्नेट. तो दिस इज एक्सिस ऑफ मैग्नेट. फिर मैं यहां से ये जो फोर्स है, इस फोर्स को एक्सटेंड करूंगा. आई विल एक्सटेंड दिस फोर्स, और ऊपर के फोर्स से यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे परपेंडिकुलर. क्या ड्रॉ करोगे यहाँ पे? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लोगे. फिर नाम भी दिया था हमने, इसको बोला था ए पॉइंट, इसको बोला था बी पॉइंट, इसको बोला था हमने पी पॉइंट, और ये एंगल है थीटा. द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज थीटा. तो यू शुड रिमेंबर ऑल दिस, चीज पता होना चाहिए. ये थीटा है तो ये भी क्या है? थीटा है. तो साइन थीटा क्या आएगा? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज मतलब नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक का डिस्टेंस को क्या लिखते हो आप? 2l. तो बीपी क्या आएगा? बीपी इज 2l साइन थीटा. अभी भी जिनका ध्यान नहीं है तो थोड़ा सा ध्यान दो. अब यहाँ पे हमारे पास एक बार मैग्नेट है. बार मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल का डिस्टेंस जो होता है, इसको मैग्नेटिक लेंथ बोलते हो, वो लेते हो 2l. सेंटर से l एक साइड पे, l दूसरे साइड पे, तो टोटल लेंथ इज 2l. हमको चाहिए टॉर्क एक्टिंग. अब टॉर्क क्यों एक्ट होगा? क्योंकि जैसे तुमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में बार मैग्नेट को रख दिया, मैग्नेटिक डाइपोल मतलब बार मैग्नेट, तो इसके नॉर्थ पोल पे फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसके साउथ पोल पे फोर्स लगेगा अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो देयर आर टू इक्वल बट अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग एट टू डिफरेंट पॉइंट्स एंड दे कॉन्स्टिट्यूट अ कपल. कपल क्या करता है? रोटेट करता है. तो वो कपल को आप बोलते हो टॉर्क. मोमेंट ऑफ कपल इज नोन एज torque. What is torque? By definition, magnitude of one of the forces into perpendicular distance between two forces. तो दोनों में से एक फोर्स का आप ले लो मैग्नीट्यूड. परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस क्या है? बीपी है. तो पहले बीपी फाइंड करो. व्हाट इज बीपी? 2l sin थीटा. तो बाय डेफिनेशन टॉर्क होता है, बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस इनटू दैट इज बीपी. व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या आया? फोर्स क्या आया? QM इंटू बी. ये क्या आया? 2l साइन थीटा. 2l इंटू क्यू इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. जैसे 2l इंटू चार्ज था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैसे 2l इंटू पोल स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. म्यू से या फिर m से डिनोट करोगे. तो टॉर्क इक्वल टू म्यू बी साइन थीटा. इन वेक्टर फॉर्म टॉर्क इक्वल टू म्यू बार क्रॉस बी बार. राइट. ये सबसे पहला टॉपिक था. इसके बाद आपको अगला टॉपिक है
सिंपल हार्मोनिक मोशन की जगह पे एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंगुलर एसएचएम। तो इसके बाद का जो टॉपिक था उसमें हमने डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव किया था, किसका किसका एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। थोड़ा सा याद रखो चीजों को। हमारे पास एक रिजिड सपोर्ट था, इस रिजिड सपोर्ट पे एक स्ट्रिंग था, इस स्ट्रिंग के नीचे एक मैग्नेट है, इस स्ट्रिंग के नीचे क्या है, एक मैग्नेट है, एक बार मैग्नेट है, स्ट्रिंग के नीचे एक बार मैग्नेट है, बराबर। फिर आप बेसिकली करते क्या हो, इसको रोटेट करते हो क्लॉकवाइज, तो स्ट्रिंग होता है ट्विस्ट एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर। तो अंडर इक्विलिब्रियम दोनों टॉर्क बैलेंस कर जाएंगे। कौन सा टॉर्क, एक एक टॉर्क है किसका, बार मैग्नेट का, एक है किसका, स्ट्रिंग का। तो इस केस में यू शुड रिमेंबर बार मैग्नेट इज अ रॉड, और रोटेशनल डायनामिक्स हमने रिवाइज किया था। व्हाट इज द व्हाट इज टॉर्क का फॉर्मूला इन जनरल, आई अल्फा। व्हाट इज टॉर्क, आई अल्फा। तो ये पता होना चाहिए कि टॉर्क कितना है, क्या है टॉर्क, आई अल्फा। अल्फा क्या होता है, एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन, डी ओमेगा बाय डी टी। अरे ए इक्वल टू डीवी बाई डी टी, तो अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी। व्हाट इज ओमेगा, व्हाट इज ओमेगा, व्हाट इज ओमेगा, डी थीटा बाय डी टी। तो टॉर्क क्या आ गया, आई डी टू थीटा बाय डी टी स्क्वेयर, इक्वेशन नंबर 1। बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहे, याद रखने पड़ेंगे। टॉर्क इज आई अल्फा, अल्फा इज डी ओमेगा बाय डी टी, ओमेगा इज डी थीटा बाय डी टी। तो टॉर्क इज आई डी टू थीटा बाय डी टी स्क्वायर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लीनियर मोशन। लीनियर के और एंगुलर के सारे फॉर्मूला सेम होते हैं, सिर्फ फोर्स के पे क्या लिखते हो, टॉर्क, मास के पे क्या लिखते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ए के यहाँ पे क्या लिखते हो, अल्फा। क्या लिखते हो, अल्फा। ए क्या होता है, डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर, तो अल्फा क्या आएगा, डी टू थीटा बाय डी टी स्क्वायर, राइट। तो बेसिक बेसिक चीजें यू हैव टू रिमेंबर, यू नीड टू रिमेंबर ऑल दिस, क्लियर यहाँ तक, क्लियर। लेकिन लेकिन ये बार मैग्नेट है, व्हाट इज टॉर्क ऑन बार मैग्नेट, अभी देखा था तुमने, म्यू बी साइन थीटा, बट टॉर्क इक्वल टू म्यू बी साइन थीटा। इक्वेशन नंबर लेट अस से 2। So from equation number 1 and 2, from 1 and 2, you get I d2 theta by dt square equal to mu b sin theta. Clear? वैसे दो अप्रोच है सॉल्व करने के, देयर आर टू डिफरेंट अप्रोचेस। तो अभी वहां पे मैंने क्या बताया था ड्यूरिंग क्लासेस, आई डू नॉट रिमेम्बर, बट लेट अस रिकॉल। यहां तक तो आ गए, टॉर्क इक्वल टू आई डी टू थीटा बाय डी टी स्क्वायर। इसके आगे एसएचएम के इक्वेशन कैसे डिराइव करते हो, हाउ डू डिराइव डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, हाउ डू यू डिराइव डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, नहीं याद, चलो ठीक है, मैं याद दिला देता हूँ। फ्रॉम 1 and 2 तो हो गया ये, इसके बाद क्या करते हो, भूल गए, भूल गए, डी टू थीटा बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू म्यू बी बाय आई साइन थीटा। नहीं याद, नहीं याद तो याद दिलाना पड़ेगा। ये होता है एम डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू भूल गए के एक्स, बराबर। फिर इसको यहाँ पे लाते हो के विद अ माइनस साइन, क्यों, क्योंकि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेयर, यहाँ पे भी माइनस साइन है क्योंकि टॉर्क एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड। फिर क्या करते हो, मास को डिवाइड करते हो क्या, यस। उसके बाद क्या करते हो, इस टर्म को यहाँ लाते हो, ऐसा लिखा था क्या, यस। इसको क्या बोला था याद है, ओमेगा स्क्वायर, क्या बोला था इसको, ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे भी तो वही करना है ना, बाकी कुछ और करना नहीं है। और एंगल अगर स्मॉल हुआ, फॉर स्मॉल एंगल व्हाट इज साइन थीटा, थीटा, एग्जैक्टली दैट्स व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू।
तो ये आ गया आपके पास ऐसा। फिर इसको यहाँ शिफ्ट करोगे तो क्या लिखोगे, d2 थीटा बाय dt स्क्वायर प्लस म्यू बी बाय आई थीटा इक्वल टू 0। फिर कंपेयर करोगे तो ये क्या मिल जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू म्यू बी बाय आई। तो व्हाट इज ओमेगा, अंडर रूट ऑफ म्यू बी बाय आई। व्हाट इज ओमेगा, 2 पाई n, बेटर 2 पाई बाय टी, क्योंकि हमको क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड। 2 पाई बाय टी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू बी बाय आई। तो व्हाट इज टाइम पीरियड फ्रॉम हियर, 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाय म्यू बी। मिल गया टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर ऑसिलेशन ऑफ बार मैग्नेट। तो इस टॉपिक में हमने किया क्या था, हमने सिर्फ एक बार मैग्नेट को एक स्ट्रिंग से सस्पेंड कर दिया, बार मैग्नेट को रोटेट किया क्लॉकवाइज, तो स्ट्रिंग होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो टॉर्क एक्टिंग इज गिवन बाय, ये तो पता होना चाहिए, आई d2 थीटा बाय dt स्क्वायर। लेकिन टॉर्क ऑन मैग्नेट वो तो तुमने ऑलरेडी फाइंड किया है, म्यू बी साइन थीटा। बट अगर एंगल स्मॉल हुआ तो म्यू बी थीटा, तो साइन थीटा की जगह क्या लिखोगे आखिरी में, थीटा। तो जितना टॉर्क फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आई d2 थीटा बाय dt स्क्वायर है, उतना ही टॉर्क फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 म्यू बी साइन थीटा विद माइनस साइन। तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा, तो राइट हैंड साइड सेम कर दिया। फिर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन बना लिया किसका, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। वहां से क्या मिल गया, ओमेगा स्क्वायर, वहां से हो गया मिल गया ओमेगा, ओमेगा से क्या मिल गया, टाइम पीरियड। डन, करेक्ट। इसके बाद है ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म। अभी द क्वेश्चन हियर इज, देखो बात ऐसी है, पिछला चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, तो हमने ये देखा था कि whenever current passes through some conductor it produces magnetic field। लेकिन मतलब वो टेम्पररी मैग्नेट है, तुमने करंट अगर बंद कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड गया। लेकिन देर आर सम मटेरियल जैसे कि आयन विच शो परमानेंट मैग्नेटिज्म। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये फिर परमानेंट मैग्नेटिज्म आया कहाँ से। कुछ मटेरियल्स परमानेंट मैग्नेटिक होते हैं, तो अल्टीमेटली यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग कि करंट के बिना तो मैग्नेटिज्म हो नहीं सकता है। होता है क्या, नहीं। तो फिर इनसाइड अ मटेरियल, मटेरियल कोई भी हो, क्या होगा, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल में क्या होगा, एटम्स, एटम्स में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड। तो दैट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म। मतलब यू मे गेट मैग्नेटिज्म फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस। तो अगला टॉपिक वही होगा सीक्वेंस में, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म इन एनी मटेरियल, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 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 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो बहुत सिंपल केस है, हमारे पास एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन है विच इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन with radius r. So you have an electron over here, clear? Then we have already seen in the last chapter what is dipole moment in general, NIA, number of turns into current into area। यहाँ पे number of turns का तो क्वेश्चन ही नहीं है, you have just one electron which is revolving, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो फिर डायपोल मोमेंट क्या आएगा, IA। सिर्फ मैंने नोट्स में m लिखा है, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, म्यू। दिस इज डायपोल मोमेंट I इंटू A। अब ORB क्यों लिखा, क्योंकि ऑर्बिटल मोशन की वजह से आया, दैट इज वाई ORB, ऑर्बिटल, राइट। उसके बाद अब इक्वेशन नंबर 1, एरिया तो तुमको पता ही है, एरिया क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ द लूप इज पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज है इलेक्ट्रॉन E, टाइम इज टाइम पीरियड T, टाइम पीरियड होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक राउंड में डिस्टेंस होता है 2 पाई आर, स्पीड है v। इक्वेशन नंबर 3, तो I मिल गया, A मिल गया, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 and 3 you will have orbital magnetic moment equal to I is
EV by 2 pi r, area is pi r square. pi r कैंसल, तो आगे आपके पास EVR by 2, तो EVR by 2। इसके बाद आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय मास। क्यों ऐसा करते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से? क्योंकि हमको चाहिए इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यू वांट द आंसर इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम, so you multiply and divide by mass of electron, and this MVR is angular momentum. So you have orbital magnetic dipole moment equal to E by 2 times of mass of electron into L. Clear? पक्का पक्का? यस यस। उसके बाद अगर आपको वेक्टर नोटेशन में लिखना है तो वेक्टर नोटेशन में ओनली विथ माइनस साइन। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट magnetic dipole moment and orbital angular momentum are oppositely directed। और आप सबको पता होना ही चाहिए what is the direction of angular momentum। what is angular momentum? I omega। what is the direction of omega? along the axis। ऐसा है, you imagine that the curled fingers of your right hand they represent the direction of motion, मतलब इलेक्ट्रॉन के मोशन का डायरेक्शन है। तो थंब क्या होता है? थंब इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, और वो डायरेक्शन होता है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का, और वो डायरेक्शन होता है एंगुलर मोमेंटम एल का, क्योंकि एल क्या होता है? आई ओमेगा। तो वेर इज एल? पॉइंटिंग अप। तो वेर इज म्यू? ऑर्बिटल पॉइंटिंग डाउन। क्लियर यहाँ तक? पक्का पक्का? श्योर श्योर। इसके बाद अगर आप इसमें बोहर्स पॉस्टुलेट यूज करते हो तो L क्या होता है? NH by 2 pi। तो अकॉर्डिंग टू बोहर्स सेकेंड पॉस्टुलेट ओनली दोज ऑर्बिट्स आर अलाउड इन विच एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 pi। क्लियर है तक? और हमारे पास इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट का होगा तो n की वैल्यू आ जाएगी 1, तो म्यू ऑर्बिटल आपके पास आ जाएगा ENH अपॉन 4 pi me। यहाँ पे अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन लेते हो तो उसको बोलते हो बोहर मैग्नेटॉन। क्या बोलते हो उसको? तो फॉर n इक्वल टू 1 यू गेट म्यू ऑर्बिटल इक्वल टू क्या आएगा? EH अपॉन 4 pi me, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज बोहर मैग्नेटॉन। उसको बोलते हो बोहर मैग्नेटॉन। और सपोज हमारे पास एक एटम है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो तीनों ही सर्कुलर मोशन में है, तो तीनों का ही ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट है, राइट? तो अब इसके आगे अगर मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो तीनों का ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट मैं ले सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ बोहर मैग्नेटॉन। तो टोटल ऑर्बिटल मोमेंट ऑफ एन एटम इज ऑलवेज रिटर्न इन टर्म्स ऑफ बोहर मैग्नेटॉन। यहाँ तक क्लियर? इलेक्ट्रॉन था, रिवॉल्व हो रहा था, ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट इज I इंटू ए, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज I इंटू ए। करंट आपने फाइंड कर लिया। कैसे? चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज क्या है? E। टाइम क्या है? कैपिटल T। कैपिटल T क्या है? 2 पाई r बाई वी। तो I आ गया EV बाई 2 पाई r। A क्या है? पाई r स्क्वायर। सब सॉल्व करने के बाद आ गया आपके पास, इफ यू सी, EVR बाई 2 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय मास, क्योंकि MVR बन गया एंगुलर मोमेंटम, तो EL बाई 2me। तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ गया EL बाई 2me। L होता है NH अपॉन 2 पाई। सॉल्व कर लिया। n की वैल्यू अगर 1 हुई तो इसी ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को तुम बोलोगे बोहर मैग्नेटॉन। तो एटम का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज रिटन इन टर्म्स ऑफ बोहर मैग्नेटॉन। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का क्लियर? श्योर। अब एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है, इसके बाद आपको बताना चाहिए व्हाट इज पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। So according to Pauli's exclusion principle, no two electrons can have exactly the same value of all 4 quantum numbers n, l, ml and ms। क्योंकि अगर चारों का वैल्यू n आपको बताता है, what does n tell you is which orbit। अगर n की वैल्यू 1 तो ऑर्बिट नंबर इज 1, तो पहले ऑर्बिट में तो 2 इलेक्ट्रॉन होता ही है, तो दोनों का n वैल्यू तो सेम होगा ही। l वैल्यू बताता है आपको शेप ऑफ ऑर्बिटल। l क्या बताता है आपको? शेप ऑफ ऑर्बिटल क्या पता है? SPDF। हाँ, तो शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है l। फिर ml इज
-L to +L। क्लियर? L की वैल्यू डिपेंड करती है N पे, ML की वैल्यू डिपेंड करती है L पे। N सेम है तो L सेम है, L सेम है तो ML सेम है। अगर MS स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम आ गया, मतलब तुम दो इलेक्ट्रॉन की बात ही नहीं कर रहे हो, तुम एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो। तो अकॉर्डिंग टू पाउली's एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम वैल्यूज ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स। और ये MS स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का कॉन्सेप्ट कहां से आया था वही बता देता हूं। आइडिया ये है कि आपने अभी अभी एक इक्वेशन डिराइव किया, ये है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बट ड्यू टू विच मोशन? ऑर्बिटल। तो जब हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करेंगे, हमारा एक्सपेक्टेशन ये होता है कि ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या आना चाहिए? सेम। नहीं आता है, वो ज्यादा आता है, ये कम आता है, मतलब देयर इज समथिंग मिसिंग। तो पहले ऐसा लगा कि जैसे अर्थ रोटेट भी होता है, रिवॉल्व भी होता है, वैसे इलेक्ट्रॉन रोटेट भी हो रहा होगा और रिवॉल्व भी हो रहा होगा। रिवॉल्व तो मतलब ऑर्बिटल, तो रोटेट मतलब स्पिन। तो वो जो मिसिंग वैल्यू है, जो एक्सपेरिमेंट में ज्यादा मिल रही है, वो कहां से आनी चाहिए? स्पिन। लेकिन बाद में पता लगा ऐसा कुछ होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन इज नॉट स्पिनिंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली पार्टिकल है ही नहीं। क्या है वो? वेव है, वेव। कब? जब वो ऑर्बिट में है। हमने प्रूव किया है ये ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में, तुमने प्रूव किया है कि इलेक्ट्रॉन इज अ वेव। तो इसलिए वो बोलते हैं कि अभी पता तो नहीं कहां से आ रहा है, हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ होता ही है, इसलिए उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो MS की दो वैल्यू होती है, एक होती है +12, एक होती है -12। +12 मतलब पॉइंटिंग अपवर्ड्स, -12 मतलब पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। तो अल्टीमेटली you have successfully shown that every electron revolving has orbital magnetic dipole moment। इसका मतलब मैग्नेटिज्म का सोर्स क्या है? ऑर्बिटल मोशन। व्हाट इज सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म? ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब अगर मैं जब बल्क सब्सटेंस बनाता हूं, देखो अब दो चीजें हैं। एक ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का ही ऑर्बिटल या फिर टोटल डायपोल मोमेंट कैंसिल हो जाए। अगर एक एटम में मेरे पास दो ही इलेक्ट्रॉन है, उसमें से एक का डायपोल मोमेंट ऊपर पॉइंट कर रहा है, दूसरे का नीचे, तो क्या होगा? कैंसल। तो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस एटम में होते हैं, उसका डायपोल मोमेंट कितना होता है? 0। तो जब एटम के पास ही डायपोल मोमेंट नहीं है, तो सब्सटेंस के पास होगा क्या? नहीं। तो जनरली ऐसा मटेरियल क्या होना चाहिए? नॉन मैग्नेटिक इन नेचर, राइट। लेकिन अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, जैसे 3 आ गए, जैसे 5 आ गए, जैसे 7 आ गए, 11 आ गए, 11 आ गए, तो 5 पेयर बन जाएंगे। मतलब 5 पेयर ने एक दूसरे का डायपोल मोमेंट कर दिया कैंसल, लेकिन एक रह जाएगा। तो वो जो एक रह जाएगा अनपेयर्ड, वो क्या देता है? डायपोल मोमेंट। किसको देता है? एटम को। तो जब सब्सटेंस बनेगा, तो देर इज चांस कि वो बल्क मटेरियल बनने के टाइम पे मटेरियल के पास क्या होगा? डायपोल मोमेंट होगा ही, ऐसा नहीं बोल रहा, हो सकता है। बट अल्टीमेटली आइडिया शुड बी वेरी क्लियर दैट द डायपोल मोमेंट और द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कमिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स। यहां तक क्लियर? तो अब नाउ यू विल बेसिकली, पहले हम देखेंगे व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो देखो, ये जो पूरा मैंने आपको स्टोरी बताया, डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहां से आ रहा है? इलेक्ट्रॉन से। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो डायपोल मोमेंट हो सकता है कैंसल हो जाए। तो जब बल्क मटेरियल बनेगा, तो देयर इज अ चांस कि मटेरियल के पास नेट डायपोल मोमेंट है। तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितना डायपोल मोमेंट है, इसको क्या बोलते हो? मैग्नेटाइजेशन। रिमेंबर, थोड़ा सा आपको लिंक करना पड़ेगा, बहुत टाइम हो गया ना चैप्टर खत्म करके, इसके लिए थोड़ा सा याद नहीं आता जल्दी से। इसके बाद हमने क्या डिफाइन किया था पता है आपको? मैग्नेटाइजेशन। और पता है क्या डिफाइन किया था हमने? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। याद है क्या? जिसको आप फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हो, याद है? H बोलते हो, H याद है? नहीं, H इक्वल टू NI बोलते हो, याद है? तो याद कर लो, मैग्नेटाइजेशन का मतलब ये, अगर मेरे पास एक मटेरियल है, मटेरियल मतलब बहुत सारे एटम्स या मॉलिक्यूल साथ में आ गए, तो पॉसिबिलिटी है कि वहां पे मटेरियल के पास क्या है? नेट डायपोल मोमेंट है। सपोज डायपोल मोमेंट 100 था, टोटल वॉल्यूम 5 था, तो पर यूनिट वॉल्यूम कितना हुआ? 100/5 मतलब कितना हुआ? 20। इसको आप क्या बोलते हो? मैग्नेटाइजेशन। सो मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सैंपल mz इज डिफाइंड एज नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट
पर यूनिट वॉल्यूम। सिर्फ मैं वहां पे स्मॉल m से डिनोट कर रहा था, मैं अभी कर रहा हूँ म्यू से। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हम कभी कभी म्यू लिख देते हैं, तो पता नहीं होता क्या आता है म्यू क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई मतलब ही नहीं है इस चैप्टर में। दिस इज नॉट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ऑप्टिक्स। गुड। देन पहले तो ये समझ लो कि इसका यूनिट क्या है। ये I इंटू ए है, मतलब एम्पियर मीटर स्क्वायर, और ये मीटर क्यूब है, तो ये एम्पियर पर मीटर है। इसके डायमेंशन भी आपको निकालते आएंगे, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर? क्योंकि ये वेक्टर है तो ये भी वेक्टर है। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का क्लियर? अब अगर आपको याद होगा केस ऑफ टोरॉइड, जो मैंने आपको सेल्फ के लिए रख दिया था, मैंने बोला था कि आप खुद देखो। देखा क्या फिर? यस। तो टोरॉइड के केस में हमारे पास वाइंडिंग्स है चैप्टर नंबर 10th में, और यहाँ पे डिफरेंस इतना है कि चैप्टर नंबर 10th में जब आप टोरॉइड की बात करते हो, उसमें से करंट पास करते हो, करंट की वजह से एक्सिस ऑफ द टोरॉइड पे क्या जनरेट होता है? मैग्नेटिक फील्ड, विच इज म्यू जीरो एन आई, म्यू जीरो स्मॉल एन आई, या तो म्यू जीरो कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर इंटू आई। वहां पे ये जो कोर है, ये कोर मैग्नेटिक है कि नॉन मैग्नेटिक है, हम बात ही नहीं करते। तो मैग्नेटिक फील्ड आता है ओनली बिकॉज ऑफ करंट, ओनली बिकॉज ऑफ करंट। लेकिन इस चैप्टर में ये जो कोर ऑफ द टोरॉइड है, ये खुद भी क्या है? मैग्नेटिक इन नेचर है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड ये आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मटेरियल। और ये तो आपको पता ही है, ये होता है म्यू जीरो एन आई। और ये आता है, अगर आपको याद होगा तो, याद है, म्यू जीरो इंटू एम जेड। याद है? नहीं याद है? यही होता है। दिस इज व्हाट यू हैव। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? व्हाट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मटेरियल? म्यू जीरो इंटू एम जेड, वेयर म्यू जीरो इज परमियाबिलिटी एंड एम जेड इज मैग्नेटाइजेशन। म्यू जीरो को क्या करोगे? कॉमन निकाल लोगे, अंदर क्या बचेगा? एन आई प्लस एम जेड। लेकिन एन आई क्या होता है? एच, विच इज कॉल्ड एज फील्ड इंटेंसिटी। एम जेड क्या होता है पता है? काय एच। याद है कि काय इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सैंपल टू दैट ऑफ फील्ड इंटेंसिटी। और रिवाइज करके आना चाहिए थोड़ा थोड़ा। दो दो कंट्रीब्यूशन है, एक है करंट का। करंट पास किया क्या तुमने? यस। करंट कैरिंग कॉइल फील्ड जनरेट करता है क्या? यस। कोर ऑफ द टोरॉइड मैग्नेटिक है क्या? यस। तो मैग्नेटिक फील्ड के दो कंट्रीब्यूशन है क्या? यस। एक कहां से आ रहा है? करंट से, उसको क्या बोलते हो? फील्ड इंटेंसिटी एच। और एक कहां से आ रहा है? मटेरियल से, तो क्या बोलते हो? मैग्नेटाइजेशन। तो कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसका रेशो होता है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी काय। और ये काय आप यूज करोगे टू डिफरेंशिएट बिटवीन टाइप्स ऑफ मटेरियल, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। गुड। तो मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? काय एच, क्योंकि काय क्या होता है? एम जेड बाई एच। फिर यहां से क्या होगा? क्या कॉमन निकलेगा? एच। तो क्या बचेगा? 1 प्लस काय, और क्या आ गया? एच। 1 प्लस काय को आप बोलते हो रिलेटिव परमियाबिलिटी, म्यू आर इंटू परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी म्यू। तो हो गया बी इक्वल टू म्यू एच। और ये बहुत काम का इक्वेशन है, क्योंकि क्वेश्चन इस पे आते हैं। यू नीड टू नो दिस, राइट? क्लियर? डन। अगला अगला टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ काय। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। तो द फर्स्ट थिंग इज, हम मैग्नेटिक मटेरियल्स को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं: डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, depending on the values of magnetic susceptibility. If the susceptibility is small and negative, diamagnetic. If the susceptibility is small and positive, paramagnetic. If it is large and positive, ferromagnetic. So depending on the value of chi, you will define what is the type of material.
if the value of chi is small and negative, it is diamagnetic. Then if it is small and positive, paramagnetic. And small, नहीं, large and positive, कितना, फेरोमैग्नेटिक. तो हम वन बाय वन एक एक सब्सटेंस देखेंगे. पहले हम लोग देखेंगे कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं. तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस is a substance which is weakly repelled in an external magnetic field. तो अगर आप इसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो इट इज वीकली रिपेल्ड, मतलब ये स्ट्रॉन्ग रीजन ऑफ द फील्ड से कहाँ जाएगा, वीक रीजन में जाएगा. तो दिस इज अ मटेरियल विच व्हेन केप्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ द फील्ड टू द वीकर पार्ट ऑफ द फील्ड. अब ऐसा हुआ क्यों, ये समझने के लिए यू हैव टू गो इनटू डिटेल्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ दिस एटम. एटम में यहाँ पे होते हैं इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कितने, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पेयर्ड. तो जब तक ये इलेक्ट्रॉन एक नॉन, मतलब देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड, तो जब तक ये आपने फील्ड में नहीं रखा, कौन से फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा, तो क्या हुआ, कैंसलेशन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. मतलब एटम खुद मैग्नेटिक इन नेचर है क्या, नहीं है. तो जब एटम ही मैग्नेटिक इन नेचर नहीं है तो सब्सटेंस होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. यहाँ पे क्या है, पेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ही डायपोल मोमेंट का हो गया कैंसलेशन. तो एटम के पास नहीं तो सब्सटेंस के पास है क्या, ऑफ कोर्स नहीं है. लेकिन जब आप इस सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, when you keep such a substance in external uniform magnetic field, तो in case of external field जिसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगा वो हो जाता है स्लो डाउन. इलेक्ट्रॉन हो जाता है स्लो डाउन, उसका स्पीड हो जाता है कम. और हमने अभी अभी देखा कि ऑर्बिटल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड. स्पीड कम होना मतलब डायपोल मोमेंट कम होना, राइट. और जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अपोजिट, इलेक्ट्रॉन मतलब स्पिन मोमेंट का डायरेक्शन अपोजिट हो अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के, तो वो हो जाता है स्पीड अप. स्पीड अप होना मतलब उसका डायपोल मोमेंट बढ़ना, राइट, करेक्ट. तो एक इलेक्ट्रॉन का डायपोल मोमेंट बढ़ गया, एक का हो गया कम. किसका कम हुआ, जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा था. किसका बढ़ गया, जो अपोजिट पॉइंट कर रहा था. मतलब यहाँ पे एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा और वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है नेट डायपोल मोमेंट से और वो है अपोजिट टू दैट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे एक एक्सटर्नल बोला मैंने, लेकिन एक्सटर्नल मतलब यहाँ पे एक नया फील्ड डेवलप होगा. नया फील्ड का डायरेक्शन क्या है, एक्सटर्नल को अपोजिट है. किसने किया, ये नेट डायपोल मोमेंट ने किया. और नेट डायपोल मोमेंट कब हुआ, जब आपने इस एटम को कहाँ रख दिया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में. एक इलेक्ट्रॉन हो गया स्पीड अप, एक हो गया स्पीड डाउन. तो इसका स्पीड डाउन हुआ, इसका स्पीड अप हुआ. तो न्यू मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, डाउनवर्ड, मतलब अपोजिट टू दैट ऑफ एक्सटर्नल. अपोजिट है तो रिपेल होगा ना, तो दे गेट रिपेल्ड फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू द वीकर पार्ट. अब इसके है प्रॉपर्टीज, 8-10 प्रॉपर्टी है. देखते हैं कितना याद रख सकते हो. नंबर 1, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस डेफिनेशन आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर वीकली रिपेल्ड व्हेन केप्ट इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. नंबर 2, मैंने बताया था सॉलिड लिक्विड गैस तीनों का एक एक एग्जांपल है. व्हेन अ रॉड ऑफ डायमैग्नेटिक सॉलिड is kept in an external magnetic field, it comes to rest with its length perpendicular to the magnetic field. बताया था मैंने आपको ये, right, correct. Then
when the gas of diamagnetic substance is spread between the pole pieces of magnet, they come to rest normal to that of, मतलब perpendicular to that of external magnetic field, right? Then magnetic susceptibility is small and negative. The diamagnet में negative होता है. When such substances are kept in an external non-uniform magnetic field, they tend to move from stronger region to weaker region. When external magnetic field is turned off, these substances lose their magnetic properties and hence they cannot be used to make permanent magnets, right? Then example, air that you breathe, मैंने बताया था ये. So air is which type of substance? Diamagnetic. हो गया 7-8 प्रॉपर्टी. इससे ज्यादा क्या करना है अपने को? बस हो गया, डन. मैक्सिमम 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा, तो 4 और 2 डेफिनेशन ही हो गए. फिर इट मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्गर पार्ट टू वीकर पार्ट इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. जब मैग्नेटिक फील्ड हटा दोगे तो इट लूजेस इट्स मैग्नेटिज्म, ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव एंड स्मॉल. डन, खत्म. उसके बाद है क्या है? पैरामैग्नेटिक. पैरामैग्नेटिक मतलब पैरामैग्नेटिज्म बेसिकली. वो डायमैग्नेटिज्म था, ये पैरामैग्नेटिज्म है. अब पैरामैग्नेटिज्म में होता क्या है? जैसे वहां पे तुमने बोला डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस are substances which are weakly repelled. These are weakly attracted. They tend to move from weaker region to stronger region. And these are the materials in which there are odd number of electrons. So there is minimum one unpaired electron. तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जिसका डायपोल मोमेंट का कैंसलेशन नहीं हुआ. इसका मतलब हर एक एटम के पास क्या है? नेट डायपोल मोमेंट है. तो ईच एटम ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज नोन एज टाइनी मैग्नेट, एटॉमिक मैग्नेट. बराबर? यस. हाँ, तो याद रहना चाहिए ना ये. यू हैव टू रिमेम्बर. मैं कुछ पढ़ के नहीं आता हूँ, याद समझा है तो सब याद रहता है. एटॉमिक मैग्नेट बोलते हो. जब सब्सटेंस बनेगा तो हर एक एटम के पास क्या है? डायपोल मोमेंट है. तो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था? सब्सटेंस होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है क्योंकि ये सारे के सारे डायपोल मोमेंट दे आर रैंडमली ओरिएंटेड. सो बिकॉज ऑफ द रैंडम ओरिएंटेशन द सब्सटेंस हैज जीरो नेट डायपोल मोमेंट. इट हैज जीरो नेट dipole moment and hence the substance is non-magnetic. But when you keep such substance in an external magnetic field, uniform magnetic field, all these tiny magnets, atomic magnets, they tend to align themselves in the direction of the field. तो ऐसा आएगा, the tend to align themselves in the direction of the field. राइट? इसमें 2 टाइप के फील्ड लिए थे, एक हुआ था वीक फील्ड, एक हुआ था स्ट्रॉन्ग फील्ड. तो वीक फील्ड में सम ऑफ द डायपोल मोमेंट्स अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड में सारे के सारे अलाइन कर जाते हैं. क्लियर? राइट? तो इसके प्रॉपर्टीज देखे थे वही. such substances are weakly attracted when placed in an non-uniform external magnetic field. right? उसके बाद susceptibility is small and positive. उसके बाद when a rod of paramagnetic substance is placed between the pole pieces of magnet, it aligns itself in the direction of field. पैरेलल. तो डायरेक्शन मतलब क्या होता है? फिर पैरेलल ही तो होता है ना. तो डायरेक्शन मतलब पैरेलल ही होता है वो. तो पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर? Such substances lose their magnetism when external magnetic field is turned off, मतलब removed. Hence they cannot be used to make permanent magnets. फिर एग्जांपल बता देना इसके. हो गया 6-7 तो प्रॉपर्टी ऐसे ही बन गई. हाँ, पता होना चाहिए. एग्जाम्पल्स बताओ इसके. मैंने बताया था गोल्ड, सिल्वर, ये चीजें याद होनी चाहिए. अब
इसके बाद हमने देखा था क्यूरीज लॉ ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, याद है? व्हाट इज क्यूरीज लॉ ऑफ पैरामैग्नेटिज्म? व्हाट इज क्यूरीज लॉ ऑफ पैरामैग्नेटिज्म? What is proportional to what? क्या किसको इनवर्सली मैग्नेटाइजेशन बोल रहे हो ना तुम? हाँ, mz is to absolute temperature and directly proportional to external applied field. इसका रीजन भी बताया था मैंने, अभी बोलते बोलते बोल दिया। जैसे तुम स्ट्रॉन्ग फील्ड करोगे तो ज्यादा डायपोल मोमेंट क्या कर जाएंगे? अलाइन। तो व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन? नेट डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। जितने ज्यादा डायपोल मोमेंट अलाइन करेंगे उतना ही ज्यादा सैंपल का क्या होगा? मैग्नेटाइजेशन होगा। और अलाइनमेंट कौन डिसाइड कर रहा है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो वही तो है क्यूरीज लॉ ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। क्यूरीज लॉ ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। अरे इट इज सो सिंपल कि ये रात में भी कोई पूछे नींद में से उठा के तो पता होना चाहिए, क्योंकि लॉजिक क्या है इसके अंदर? क्यूरीज लॉ बेसिकली टॉक्स अबाउट मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन इज नेट डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। डायपोल मोमेंट ज्यादा कब होगा? जब अलाइनमेंट ज्यादा होगा। अलाइनमेंट ज्यादा कब होगा? जब एक्सटर्नल फील्ड ज्यादा होगा। मतलब मैग्नेटाइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट। और लॉजिकल है, तुम अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रैंडमनेस सिस्टम का बढ़ता है। दे स्टार्ट अगेन अलाइनिंग देमसेल्व्स इन रैंडम डायरेक्शन। तो मोर द टेम्परेचर लेस इज द अलाइनमेंट, लेस इज द अलाइनमेंट देन लेस इज द मैग्नेटाइजेशन। तो mz is equal to cb external by t, where c is called as Curie constant. That's it, खत्म। गुड। इसके बाद क्या था? फेरोमैग्नेटिज्म। तो फेरोमैग्नेटिज्म में these are the materials which are strongly attracted by external magnetic field. Ferromagnetic substances are also made up of atoms with odd number of electrons. सिर्फ डिफरेंस क्या है फिर? डिफरेंस ये है कि यार परमानेंट मैग्नेटाइज हो जाते हैं। यहाँ पे क्या था? तुमने एक्सटर्नल फील्ड रिमूव किया, दे बिकम नॉन मैग्नेटाइज अगेन। और फेरो में ऐसा होता नहीं है। वो क्यों नहीं होता? तो उसके लिए डोमेन थ्योरी चाहिए। डोमेन थ्योरी पे हम लोग जाएंगे, लेकिन पहले इसके प्रॉपर्टीज। Such substances are strongly attracted when they are kept in non-uniform magnetic field. They tend to move from weaker region to stronger region. They retain their magnetic properties even after the removal of external magnetic field. बराबर? क्लियर? उसके बाद एक हाथ दूसरा एग्जाम्पल बता दो। आयन। उसके बाद ससेप्टिबिलिटी इज लार्ज एंड पॉजिटिव। उसके बाद बता दो कि अगर तुमने एक फेरोमैग्नेटिक रॉड को एक एक्सटर्नल फील्ड में रखा तो वो क्या करेगा? गैस क्या करेगा? ये सब बताना पड़ेगा। तो डन। 6-7 प्रॉपर्टी बता देना। डन। 6 तो अभी बता दिए मैंने। क्लियर? लास्ट टॉपिक, क्योंकि हिस्टेरेसिस तो मैं रिवीजन करवाता नहीं हूँ। हिस्टेरेसिस का, हिस्टेरेसिस तुमको खुद को पढ़ना है। हिस्टेरेसिस यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। तो लास्ट थिंग इज डोमेन थ्योरी। बताओ क्या होता है डोमेन थ्योरी? डोमेन थ्योरी ये जो आपके पास मटेरियल है, कौन सा? फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल डोमेन्स, स्मॉल रीजन। और ये जो स्मॉल रीजन है, इन हर एक रीजन में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज कपलिंग बिटवीन द नेबरिंग डायपोल मोमेंट्स। तो जो नेबरिंग डायपोल मोमेंट्स होते हैं ऑफ कोर्स ऑफ एटम्स, क्योंकि एटम के पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, तो जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे उसका तो हो गया कैंसलेशन, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बच गया जो पेयर नहीं हुआ, अनपेयर्ड है।
वो अपने नेबर के साथ स्ट्रॉन्ग कपलिंग कर लेता है, स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज कपलिंग। बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज कपलिंग ऑल द डायपोल मोमेंट पॉइंट इन अ गिवन डायरेक्शन, जिसको आप बोलते हो डोमेन एक्सिस। याद है क्या? यस। तो एक डोमेन में जितने भी डायपोल होंगे उन सबके सबका डायरेक्शन क्या होगा? सेम। लेकिन ये जितने भी डायपोल, जितने भी डोमेन है, सबके सबका डोमेन एक्सिस क्या है? रैंडमली ओरिएंटेड। तो रैंडम ओरिएंटेशन होने की वजह से नेट डायपोल मोमेंट कितना है? 0। बराबर। कब तक? जब तक आपने इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा तब तक। यहां तक क्लियर? और ये जो बाउंड्रीज है जो डोमेन को सेपरेट करता है, इसको बोलते हो आप डोमेन वॉल। क्या बोलते हो? मैंने आपको टिपिकल साइज भी बताया था इस डोमेन का, भूल गया? फ्यू मिलीमीटर बताया था, फ्यू मिलीमीटर। मैंने ये भी बताया था कि टिपिकल नंबर ऑफ एटम्स 10 to 11 होता है इन अ गिवन डोमेन। क्लियर? अब ऐसा है कि अगर आप इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो तो होता ऐसा है, ये जो डोमेन्स के अंदर क्या है? डायपोल। क्योंकि ये स्ट्रांगली कपल्ड है तो ऑल ऑफ देम स्टार्ट aligning themselves in the direction of external magnetic field, and while doing so, जब वो ऐसा करते हैं तो वो डोमेन बाउंड्रीज को पुश करते हैं, और ये पुश करने के चक्कर में डोमेन बाउंड्री हो जाता है ब्रेक। तो ये जो डोमेन वॉल्स है ये हो जाते हैं कोलैप्स। क्या हो जाते हैं ये? कोलैप्स। दे विल कोलैप्स। मैंने आपको याद रखने के लिए एक वर्ड यूज किया था, बताता हूं। तो क्या होगा? ये सारे के सारे डोमेन एक्सिस दे विल अलाइन देमसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, राइट? तो जितने भी डोमेन एक्सिस थे सबने खुद को क्या कर लिया? अलाइन कर लिया इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव भी कर देते हो तो दे डू नॉट गो बैक टू देयर ओरिजिनल ओरिएंटेशन, क्योंकि डोमेन स्ट्रक्चर ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो गया है। तो मैंने वर्ड यूज किया था गजनी इफेक्ट। उनको याद ही नहीं है वो पहले कहाँ पॉइंट कर रहे थे। They do not remember where they were pointing earlier. That is why they remain aligned in the direction of external magnetic field, and hence they become permanently magnetized. So there is no way they can go back to their original orientation. So that is the theory behind ferromagnetic substances. हो गया? पता है आपको कितने मिनट लगे हमको? 50 मिनट्स। ये चैप्टर 50 मिनट का है। डन, एंड ऑफ द स्टोरी।